बच्चों नमस्कार। स्वागत आज की क्लास में। पढ़ रहे थे बाजार संतुलन। बाजार भी बड़ी प्यारी चीज है। भिंडी बाजार, सब्जी बाजार, मच्छी बाजार, अकबर के टाइम का मीना बाजार और शायरों की दुनिया का बाजार। शायरों ने भी बाजार को बड़े अच्छे तरीके से लिया। सुंदर सुंदर चूड़ी बाजार है ना। और शायरों ने भी कहा छुप छुप के कहाँ तक तेरे दीदार करेंगे, है पर्दा नसीं अब तो हम शरे बाजार मिलेंगे। खैर, बाजार संतुलन में बात हमने की थी। बाजार संतुलन में हमने मांग वक्र में शिफ्ट, पूर्ति वक्र में शिफ्ट, पूर्ति वक्र में शिफ्ट जो है इसको देखा था, दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट, कि लेफ्ट में शिफ्ट होने पे क्या होता है, राइट में शिफ्ट होने पे क्या होता है। दोनों चीज़ों को हमने देखा था। और लास्ट टाइम चलते टाइम ये कहा था कि दोनों का दिमाग इधर उधर हो जाए। मांग वक्र कहे मुझे शिफ्ट होना है ना, साथ ही पूर्ति वक्र भी कहे तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे संग संग चलूँगी। सॉरी, पूर्ति वक्र है चलूँगा, जो भी। तो पूर्ति वक्र कहता है मुझे भी शिफ्ट होना है। तो जब दोनों शिफ्ट होने लग जाएंगे तब क्या करेंगे, उसकी बात आज हम करेंगे। देखिए किस तरह से, अब शिफ्ट किस तरह से हो सकते हैं। मांग वक्र और पूर्ति वक्र में शिफ्ट के जो प्रकार हैं वो दो तीन प्रकार के चार प्रकार के जो है वो हो सकते हैं। किस प्रकार से? पहली बात तो हम करें डिमांड की, मांग वक्र की बात करें। मांग वक्र जो है वो किसका, आपका किसमें, लेफ्ट में, बाईं तरफ। साथ में पूर्ति वक्र ने भी कहा कि जिधर तू जाएगा उधर ही मैं जाऊंगा, यानी दोनों बाईं तरफ। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये हो सकती है, आपका जो मांग वक्र है वो गया राइट में, है ना, और पूर्ति वक्र कह रहा तू राइट जा कि लेफ्ट जा, तो जहां जाएगा ना मैं वहां जाने को तैयार हूं। दूसरी कंडीशन ये। लेकिन कहते हैं कि प्रेम जब ज़्यादा होता है ना तो दूरियां उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती हैं, मनमुटाव मतभेद उतने ज़्यादा होते हैं। अब इनके बीच में बिगड़ गई भैया, और बिगड़ गई वो भी खतरनाक वाली बिगड़ गई, खतरनाक वाली बिगड़ गई, बिल्कुल साथ चलना ही बनी। मांग वक्र कहता है हम तो गए बाईं तरफ, पूर्ति वक्र कहता है तू जिन जागो मरेंगे हो जाओ, किधर जाएगा, दाईं तरफ। इसको देख के मांग वक्र कहता है मैं तो जाऊंगा राइट साइड, ये कहता है तू राइट जाएगा तो हम लेफ्ट जाएंगे भैया, मैं जाऊंगा बाईं तरफ। ये चार परिस्थितियां जो हैं मांग वक्र और पूर्ति वक्र के शिफ्ट की हो सकती है। और इन चार परिस्थितियों से किस प्रकार से संतुलन हमको प्राप्त होगा उसको हम देखेंगे। और उसको देखने के लिए एक टेबल की बात करेंगे हम। एक टेबल के जरिए जो है इसको बहुत क्लियरली समझेंगे हम। ये टेबल हमारी तैयार है और इस टेबल में जो है इसके जरिए हम देखेंगे किस प्रकार दोनों में शिफ्ट होने से क्या क्या होता है। ये देखिए, चारों कंडीशन इसमें बताइए। पहली कंडीशन ये कह रही है कि मांग में शिफ्ट बाईं ओर और पूर्ति में शिफ्ट बाईं ओर, दोनों में शिफ्ट बाईं ओर जो है वो इस तरह का होगा। एक छोटा सा जो है हम इसको बना के देखें। यहां पे देखेंगे हम, एक आपका डिमांड कर्व था ये वाला, ठीक है, और ये आपका पूर्ति वक्र है, ठीक है। इसको हमने लिखा डी और इसको लिखा SS। अब देखिए इसमें ये कहा हमने मांग वक्र शिफ्ट हो गया बाईं ओर और पूर्ति वक्र भी शिफ्ट हो गया बाईं ओर, यानी दोनों शिफ्ट होंगे। तो किस प्रकार से शिफ्ट होंगे, देखिए मांग वक्र बाईं ओर शिफ्ट होने का मतलब अब नई जगह पे आ गया। यहाँ पे
यहां पे आ गया। ये जो है आपका नया आ गया D1 और पूर्ति वक्र ने भी कहा कि हमको भी बाईं ओर शिफ्ट होना है, तो बाईं ओर शिफ्ट होंगे तो किस प्रकार से होंगे देखिएगा। ये भी बाईं ओर शिफ्ट हो गया और शिफ्ट होके जो है यहां पे आ गया। और ये आपका बन गया S1 एंड S1, ठीक है। ये इस तरह से बन गया। आपका पहले जो DD वक्र था वो पहले वाले को कहाँ काट रहा था, यहाँ पे काट रहा था। ये बिंदु था आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी यहाँ पे मात्रा आपकी बन रही थी इस बिंदु पे, है ना। अब नया जो संतुलन हमको प्राप्त होगा, नया वक्र D1 इस S1 को काट रहा है, कहाँ पे, यहाँ पे काट रहा है, ये रहा। तो यहाँ पे मात्रा जो है वो ये हो गई। पहले मात्रा आपकी Q थी और अब मात्रा हो गई Q1। देखिए मात्रा जो है पहले की बजाय कम हो गई है और कीमतें देखिए दोनों का संतुलन जो है वो इस तरह से कीमतें यहाँ पे बन रही हैं, अब भी यहाँ पे और पहले भी यहाँ पे। यानी इस ग्राफ में हमें कीमतों में कोई चेंज नहीं दिख रहा, लेकिन इसमें अगर थोड़ा सा ऊपर हो जाता तो कीमतों में चेंज हो जाता, ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे चला जाता तो चेंज हो जाता। कुल मिला के बात करेंगे तो ये कहेंगे कि मांग वक्र जब बाईं ओर जाता है और पूर्ति वक्र जब बाईं ओर जाता है, दोनों बाईं ओर जब जाएंगे तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि मात्रा में तो आएगी कमी। और इनमें से कौन सा वक्र ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सा ज्यादा प्रभावी है, तो उसके आधार पे इसमें यहाँ पे अनचेंज्ड है। लेकिन अगर मान लीजिए यही वक्र थोड़ा सा ऊपर होता, बहुत ज्यादा इसका हो जाता, तो ये यहाँ पे मिलता इस जगह पे, है ना। मान लीजिए मैं एक लाइन बना के बताऊं इसको कि यहाँ पे हो जाता S1 जो है ना आपका यहाँ पे होता, और S1 यहाँ पे होता तो नया बिंदु कहाँ पे प्राप्त होता, ये D1 यहाँ पे था ना, ये यहाँ पे होता तो कीमतें बढ़ जाती ना, कीमतें इसकी बजाय बढ़ जाती, यानी कीमतें बढ़ गई। अभी जो पहले वाला था उसमें कीमतें अपरिवर्तित हैं और यही S1 इससे थोड़ा सा नीचे होता, यानी खिसकता तो ये लेफ्ट की ओर ही, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, यहाँ पे बीच में कहीं आता, और बीच में कहीं आता तो इसकी कीमतें यहाँ पे निर्धारित होती जो पहले की बजाय कम होती, यानी यहाँ पे कीमतें कमी हो गई। यानी अगर मांग वक्र में शिफ्ट बाईं ओर, पूर्ति वक्र में शिफ्ट बाईं ओर, तो मात्रा में तो श्योर कमी आएगी, मात्रा में तो श्योर कमी आएगी। कीमतें जो है वो कम हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं या अनचेंज्ड रह सकती हैं। इसी प्रकार की बात करेंगे कि मांग वक्र में शिफ्ट दाईं ओर और पूर्ति वक्र में शिफ्ट दाईं ओर, तो बिल्कुल इसका उल्टा होगा। कीमतों में तो यही रहेगा कि वृद्धि हो सकती है, कमी हो सकती है अथवा अनचेंज्ड रह सकती है, लेकिन यहाँ पे मात्रा जो है वो बिल्कुल बढ़ जाएगी 101%। ये बात ध्यान में रखें, यानी ये दोनों जो है एक दूसरे बिल्कुल सेम दिशा में चले, ये भी दाईं ओर, ये भी दाईं ओर, तो यहाँ पे पूर्ति की मात्रा में जो है और मांग की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी और कीमतें जो हैं वो कम हो जाएंगी या ज़्यादा हो जाएंगी या अनचेंज्ड रहेंगी। इस बात को देखना, ठीक है। अब देखिए, अब बात आती है कि मांग वक्र तो चला, मांग वक्र आपका गया बाईं ओर, मांग वक्र बाईं ओर गया, पूर्ति वक्र दाहिनी ओर गया। अब मांग वक्र बाईं ओर गया, मांग वक्र बाईं ओर जाने से हमने देखा ना कि मात्रा में कमी आती, इसके जाने से मात्रा में कमी आती है, इसके दाहिनी ओर जाने से मात्रा में वृद्धि होती है, इसके इधर जाने से कमी, इसके इधर जाने से मात्रा में वृद्धि। अब कौन सा जो है फैक्टर ज्यादा प्रभावी है उसके आधार पे वृद्धि होगी, कमी होगी, और दोनों इक्वल, जितनी कमी इसमें हो रही है उतनी इसमें वृद्धि हो गई, तो कुल मिला के जो मात्रा है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। यानी इनमें से कौन सा फैक्टर प्रभावी है वो उस पर डिपेंड करेगा। यानी इसमें जो है वृद्धि हो सकती है, कमी हो सकती है या अनचेंज्ड रह सकता है। लेकिन मांग में शिफ्ट अगर बाईं ओर होता है, आपने देखा मांग में शिफ्ट अगर बाईं ओर होगा तो कीमतों में कमी आती है, कीमतों में
कमी आती है, और पूर्ति में सिर्फ दाईं ओर होता है तो भी कीमतों में कमी आती है, यानी इसके कारण से भी कमी और इसके कारण से भी कमी, तो दोनों कमी वाले फैक्टर जो हैं वो इफेक्टिव हैं, इसलिए फाइनली हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे कीमतें कम होंगी। और इसी प्रकार मांग वक्र आपका दाहिनी ओर शिफ्ट होता है तो हम ये कहेंगे कीमतें बढ़ती हैं या कीमतों में वृद्धि होती है, और पूर्ति वक्र आपका बाईं ओर शिफ्ट होता है तो हम कहते हैं कीमतों में वृद्धि होती है, यानी कीमतों में वृद्धि वाले फैक्टर जो हैं वो दोनों इफेक्टिव होंगे, तो ये कह सकते हैं कीमतों में तो हुई वृद्धि। लेकिन इसकी वजह से मांग में कमी हो सकती है, मात्रा में वृद्धि हो सकती है, इसकी वजह से वृद्धि हो सकती है, कमी हो सकती है, कुल मिला के तीनों चीज़ें इसमें होंगी, वृद्धि होगी, कमी होगी या अपरिवर्तित। कौन सा प्रभावी इसमें ज़्यादा है वो हमको देखना है। क्लियर है? एक बार इसको आप जो है दोबारा से देख लेना, क्लियर हो जाएगा। ये तो बात हुई एक साथ शिफ्ट की, और ये सारी बात हम उस कंडीशन में कर रहे थे जब पूर्ण प्रतियोगिता बाजार हमारा था। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, और पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में भी एक चीज दिमाग में बैठा लेना, अभी तक जितनी भी बात की हमने उसकी की है कि यहाँ पे फर्मों की संख्या स्थिर है, फर्मों की संख्या नहीं बदल रही है, इस चीज को हम देखेंगे। अब जो है कि मान लीजिए फर्मों की संख्या बदल जाती है तो क्या करेंगे। फर्मों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है। बाजार संतुलन किस कंडीशन में? बाजार संतुलन एक तो निर्बाध प्रवेश, यानी फर्मों के आने जाने में या उनके प्रवेश में कोई रोक नहीं है, और बहिर्गमन जो है उसमें भी कोई रोक टोक नहीं है, यानी बिल्कुल खुला बाजार है, जिसको आना है आए, जिसको जाना है जाए, कोई टेंशन नहीं। तो निर्बाध प्रवेश और निर्बाध बहिर्गमन, यहां पे मान लीजिए कि जितनी भी फर्में हैं वो कोई भी आ सकती हैं बाजार में और कोई भी जा सकती हैं, और सारी फर्में जो हैं वो समरूप हैं, सारी फर्म जो हैं वो समरूप हैं, एक जैसी है। और ऐसी कंडीशन जब होगी, फर्मों का बाजार जहां पे ऐसा होगा जिसमें निर्बाध प्रवेश और निर्बाध बहिर्गमन होगा, तो यहाँ पे जो है लाभ की स्थिति बनेगी, संतुलन की स्थिति है वो कहाँ बनेगी उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले हम देखें जहाँ पे फर्मों की संख्या निश्चित थी, फर्मों की संख्या स्थिर थी, फर्मों की संख्या चेंज नहीं हो रही थी, तो हमने क्या कहा था, जहाँ मांग वक्र और पूर्ति वक्र काट रहे हैं वहीं पे हमारा संतुलन बन गया। यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा बेटा चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये होगा कि जब फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन जो है वो बिल्कुल निर्बाध है, इसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, कोई फर्म कभी आ सकती है कभी जा सकती है, तो ये कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन में ना तो अधिसामान्य लाभ होगा किसी भी फर्म को, और ना ही हानि होगी। कुल मिला के अधिसामान्य लाभ भी नहीं होगा, अधिसामान्य हानि भी नहीं होगी। कहने का मतलब ऐसी कंडीशन में फर्में जो काम करेंगी वो सामान्य लाभ की स्थिति में काम करेंगी, और यहाँ पे जो लाभ आपका सामान्य लाभ प्राप्त होगा वो होगा किसी भी फर्म की न्यूनतम औसत लागत के बराबर, न्यूनतम औसत लागत के बराबर। यानी ये न्यूनतम औसत लागत जो है ना, यहाँ पे आपकी कीमत का निर्धारण होगा, यहाँ पे कीमत का निर्धारण होगा। अगर आपकी औसत लागत कीमत से ऊपर चली जाती है, औसत लागत ऊपर जाने का मतलब फर्मों का खर्चा बढ़ जाएगा, और फर्मों का खर्चा बढ़ेगा तो उनके लाभ घटेंगे। इस बात को देखना। कहने का मतलब यहाँ पे अतिसामान्य लाभ नहीं होंगे या हानि नहीं होगी, यहाँ पे सामान्य लाभ प्राप्त होंगे। और प्रश्न बनता है कि जब फर्मों का निर्बाध प्रवेश और निर्बाध बहिर्गमन होता है तो वहाँ पे संतुलन की स्थिति क्या होती है, या कीमत स्तर जो है वो कहाँ पे निर्धारित होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पे फर्म की कीमत जो है निर्धारित वहाँ होगी जहाँ पे फर्म की न्यूनतम औसत लागत होगी, यानी फर्म की कीमत, वस्तु की कीमत जो है इस औसत लागत के बराबर होगी। अब मान लीजिए कि प्रचलित बाजार से जो है कोई अधिसामान्य लाभ कमा रही है कोई फर्म,
उल्टा सोच के चलते हैं कि मान लीजिए कुछ फर्म जो है अधिसामान्य लाभ बाजार में कमा रही हैं, वैसे होता नहीं है, फिर भी मान लीजिए अधिसामान्य लाभ कमाने लग गई। अधिसामान्य लाभ कमाने लग गई तो दूसरी फर्में जो मार्केट से बाहर हैं उनको क्या लगेगा कि ये मार्केट बड़ा अच्छा है भाई, यहाँ पे फर्में जो है अधिसामान्य लाभ कमा रही हैं और अधिसामान्य लाभ कमाएंगी तो दूसरी फर्म जो है यहाँ पे फर्म 1, फर्म 2, फर्म 3, फर्म 4, ये सारी की सारी जो है यहाँ पे बैठी हुई थी फर्में, और ये सारी कहेंगे कहाँ जाएंगे, हम भी इधर जाएंगे, हम भी इधर जाएंगे, हम भी इधर जाएंगे, हम भी इधर जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लाभ ज़्यादा होगा और सारी फर्में यहाँ पे आ गई तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि पूर्ति के मान में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। स्टॉक बढ़ गया उनका, पूर्ति के मान में बहुत ज्यादा वृद्धि होगी और पूर्ति के मान में वृद्धि हो गई, कहने का मतलब कैसी स्थिति बन गई है, अधिपूर्ति की स्थिति बन गई बेटा। कैसी स्थिति बन गई, अधिपूर्ति की। और अधिपूर्ति की स्थिति जब बनेगी यानी स्टॉक आपके पास ज्यादा है, डिमांड आपके पास कम है, तब आपको जो है आपकी कीमतें घटानी पड़ेंगी, क्योंकि सारा सामान आपका ग्राहक खरीदने वाले नहीं है, कीमतें घटाएंगे और कीमतें घटाएंगे तो ये स्थिति बनी रहेगी क्या, अधिसामान्य लाभ वाली। अधिसामान्य लाभ तो कब था, जब आपकी कीमतें बढ़ी हुई थी, कीमतें बहुत ज़्यादा कीमत पे बेच रहे थे आप, यानी 5 रुपए की चीज़ को आप 7 रुपए में बेच रहे थे, तब आपका अधिसामान्य लाभ था। लेकिन बहुत सारी आ गई फर्में और बहुत सारी फर्म मार्केट में आई हैं तो सीधी सी बात आपका पूर्ति का मान बढ़ेगा, आपके पास बहुत सारा स्टॉक होगा, बहुत सारा स्टॉक सारा बिकेगा नहीं, और जब बिकेगा नहीं तब आपको सस्ते दामों में बेचना पड़ेगा, और सस्ते दामों में बेचेंगे आपकी कीमत होगी कम, और कीमत कम होगी तो आपका अधिसामान्य लाभ जो है वो कहाँ तक चला जाएगा, सामान्य लाभ की ओर चला जाएगा। किधर चला जाएगा, सामान्य लाभ की ओर। इसकी विपरीत स्थिति लेके चलते हैं कि मान लीजिए कोई लाभ हानि में है, कोई भी फर्म जो है वो सामान्य लाभ से भी कम लाभ कमा रही है, और सामान्य लाभ से जब कम लाभ कमाएंगे तो मार्केट के अंदर जितनी भी फर्म है, मार्केट के अंदर वाली फर्म F1, F2, F3, ये जितनी भी फर्म हैं वो फर्म जो है वो नहीं भाई पार कौन पड़े, इस लाभ में पार नहीं पड़ेगी तो क्या करेंगे, हम तो चले परदेश, मार्केट से बाहर जाएंगे। मार्केट से बाहर जाएंगे बेटा तो पूर्ति का मान कम हो जाएगा, मांग बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी, क्योंकि ग्राहकों को संतुष्ट करने के लिए, ग्राहकों की जो जरूरतें हैं उनकी पूरी करने के लिए पर्याप्त फर्म नहीं है, और थोड़ी सी फर्में हैं वो अपना उत्पादन कर रही हैं, तो वहां पे कस्टमर क्या करेगा, उनको जब सामान नहीं मिलेगा ना तो वो अधिक कीमतों पर खरीदने को तैयार होंगे। कुछ असंतुष्ट ग्राहक होंगे, अरे मुझे तो ये चीज़ चाहिए चाहिए चाहिए, कहीं से भी 5 रुपए की चीज़ है 7 रुपए में मिलेगी तो मैं 7 रुपए देने को तैयार हूँ। कहने का मतलब यहाँ पे कीमतें बढ़ जाएंगी, और कीमतें बढ़ेंगी तो हानि से बाहर निकल के सामान्य लाभ की ओर चले जाएंगे। ये बात होगी आपके बाजार संतुलन में निर्बाध प्रवेश और निर्बाध बहिर्गमन की बात आती है। कहने का मतलब यहाँ पे जो कीमत का निर्धारण होता है, यहाँ पे कीमत का निर्धारण होगा, वो कहाँ पे होगा, शुरू में बताया हमने, जहाँ पे न्यूनतम औसत लागत है, यानी आपकी कीमत जो बनेगी, यहाँ पे वस्तुओं की कीमत कहाँ निर्धारित होगी, संतुलित कीमत की बात कर रहे हैं, वस्तुओं की कीमत वहाँ पे निर्धारित होगी। पी का मान जो होगा वो होगा न्यूनतम औसत लागत के बराबर, न्यूनतम औसत लागत के बराबर जो है वो आपका कीमत होगी। हमने कहा कि यहाँ पे सारी की सारी फर्में जो हैं वो समरूप थी, सारी की सारी फर्में समरूप हैं। अब मान लीजिए सारी फर्में समरूप हैं और वो उत्पादन कर रही हैं, एक जैसी फर्में हैं, और उत्पादन करके उन्होंने जो है टोटल जो प्रोडक्शन आपका किया, पूर्ति की मात्रा जो है वो Q0 किया। कितना किया, Q0। और एक फर्म जो है, इनमें से एक फर्म जो है वो आपका उत्पादन कर रही है, मान लीजिए Q0F। सारी फर्में मिलके जो है उत्पादन कर रही हैं Q0, और इनमें से एक फर्म मतलब एक समरूप फर्म है, यानी इसके जैसी ही सारी फर्में हैं।
बिल्कुल इससे अलग नहीं है, इनका उत्पादन का तरीका एक जैसा है, इनके पास टेक्नोलॉजी एक जैसी है, समरूप फर्में हैं और वो सारी फर्में मिलके Q0 उत्पादन कर रही हैं और एक फर्म का जो प्रोडक्शन है वो है Q0F के इक्वल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फर्मों की संख्या कितनी है, तो फर्मों की संख्या को अगर हम N0 से लिखें तो सारी फर्में जो हैं वो Q0 कर रही हैं और एक फर्म का उत्पादन Q0F है। तो यहाँ पे Q0 में जब Q0F का भाग देंगे तो यहाँ पे हमें फर्मों की संतुलन फर्मों की संख्या जो है वो प्राप्त हो जाएगी। इसको जो है वो एक उदाहरण के जरिए से एक इसका ग्राफ जो है हम सिंपल सा देखें कि यहाँ पे संतुलन कीमत की बात करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से एक ग्राफ बना के हम देखेंगे कि इसका जो ग्राफ बनेगा, हमने कहा था कि यहाँ पे संतुलित कीमत का निर्धारण वहाँ होता है जहाँ न्यूनतम औसत लागत जो है वस्तु की वो होती है। तो ये आपका जो है वो डिमांड कर, इससे पहले हमने देखा था कि वहाँ पे जहाँ मांग और पूर्ति का संतुलन जहाँ बनता है वहाँ पे आपकी कीमत निर्धारित होती है, लेकिन यहाँ पे जो कीमत रेखा है आपकी, ये कीमत रेखा है, इसको हम P कह सकते हैं, P0 कह सकते हैं, यानी ये कीमत जो है यहाँ पे संतुलन का निर्धारण होगा और ये जो है वो न्यूनतम औसत लागत के बराबर है, न्यूनतम औसत लागत के बराबर है। क्लियर है? ज़्यादा कुछ विशेष देखने की जरूरत इसमें नहीं। अब देखिए एक आध उदाहरण जो है उसके जरिए हम देखें। आपकी बुक का ही उदाहरण मैं लेके चलता हूँ। इस उदाहरण में इसने बताया कि एक बाजार का उदाहरण लिया हमने। किसका उदाहरण लिया है? झुमका गिरा रे। कौन से बाजार में? बरेली के बाजार में। तो बरेली का बाजार हमने लिया है और इस बाजार में गेहूं के लिए मान लो झुमके का बाजार होना चाहिए, मान लीजिए। अरे झुमके वाले भी तो गेहूं तो खाएंगे ना। झुमके का गेहूं का बाजार है और वहां गेहूं के बाजार में आपका मांग वक्र इस प्रकार से है, QD बराबर 200 माइनस P। QD बराबर 200 माइनस P और P का मान जो है वो 0 और 200 के बीच में होना चाहिए, 0 और 200 के बीच में होना चाहिए। 200 से ज़्यादा अगर P का मान चला जाएगा तो मांग जो है वो माइनस में चली जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे QS जो है वो एक फर्म का पूर्ति वक्र इस तरह से कह सकते हैं, F लिखेंगे तो एक फर्म का QS बराबर 10 प्लस P, 10 प्लस P। और यहाँ पे जैसे हमने शर्त लगाई थी कि 0 इज लेस देन इक्वल टू P एंड P इज लेस देन इक्वल टू 200, तो यहाँ पे कौन सी शर्त लगाएंगे? यहाँ पे माइनस में कुछ भी नहीं जाएगा। यहाँ पे ऐसे नहीं कर दें कि आपको 0 करना है, तो जैसे इसमें हमने 200 माइनस 200 करके 0 किया था। यहाँ पे पूर्ति के संदर्भ में बात करेंगे तो यहाँ पे P का मान कुछ न कुछ लेंगे, यानी P का मान जो है वो यहाँ पे अगर हमने लिया कि P का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 20 होना चाहिए। 20 क्यों लिया हमने यहाँ पे, -10 क्यों लिया? पहली बात तो कीमत माइनस में जाएगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे 20 इसलिए लिया है कि कोई ना कोई कीमत जो है वो निर्धारित करनी पड़ेगी, और वो कौन सी निर्धारित करनी पड़ेगी? न्यूनतम औसत लागत के बराबर। मान लीजिए कि इस फर्म में 20 जो है वो न्यूनतम औसत लागत है, तो P का मान इसके इक्वल होना चाहिए या इससे ज़्यादा होना चाहिए, तब लाभ प्राप्त होंगे। और अगर 20 से कम है, यानी P का मान 0 इज लेस देन इक्वल टू P एंड P इज लेस देन इक्वल टू 20 है, तो वहां पे फिर आपका QS का मान जो है वो 0 हो जाएगा। ये दो समीकरण आपके बने हैं, एक तो QD का और एक QS का। अब जो है यहाँ पे फर्म जो है वो संतुलन में कब होगी? मान लीजिए हमने P का मान यहाँ पे रखा है 20, तो यहाँ पे P का मान रखेंगे 20, तो मांग का मान कितना होगा? QD बराबर 200 माइनस 20, कितना हो गया? 180। मांग का मान 180 और पूर्ति का मान अगर हम देखें, अगर इसी पे बात करें हम, QFS बराबर 10 प्लस 20, कितना हो गया? 30। ठीक है, ये चीज है। अब बात करते हैं इस कंडीशन में मांग में शिफ्ट की बात करते हैं।
मांग में शिफ्ट कब? जब बाजार में निर्बाध प्रवेश होता है फर्मों का और निर्बाध वो क्विट भी कर सकती हैं, तो किस प्रकार से होगा वो देखिएगा। इसको हम जो है वो सीधे ही एक वक्र के सहायता से जो है वो देखेंगे। जब निर्बाध प्रवेश नहीं था, फर्मों की संख्या स्थिर थी, तब हमने कहा था मांग वक्र और पूर्ति वक्र दोनों हमने बनाए थे और दोनों का जहाँ पे प्रतिच्छेद कर रहे थे वहाँ पे हमारा संतुलन बिंदु प्राप्त हुआ था। लेकिन इसमें हमने कहा था कि कीमतें जो हैं वो निर्धारित होनी चाहिए कहाँ पे? न्यूनतम औसत लागत के बराबर। तो ये हो गया हमारा, एक तरह से ये कह सकते हैं मांग वक्र, ये आपका मांग वक्र है। मान लीजिए ये मांग वक्र है और ये मांग वक्र आपका डी है। और इस मांग वक्र पे मान लीजिए आपकी जो कीमत है, कीमत रेखा जो बनेगी, यहां पे मान लीजिए ये कीमत निर्धारित हुई थी हमारी, ये जो है P का मान, ये P का मान है। ये जो P है ये न्यूनतम औसत लागत के बराबर है, यानी ये जहां पे काटेगी वहां पे हमारा संतुलन जो है वो प्राप्त होगा। लेकिन अगर मांग वक्र शिफ्ट होता है, तो यहाँ पे इस कीमत के मान में कोई चेंज नहीं आएगा। मांग वक्र शिफ्ट होता है तो क्या होगा? मान लीजिए मांग वक्र हमारा लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट हुआ है, तो ये यहाँ पे आ गया। ये आ गया यहां पे। कहने का मतलब मांग वक्र अगर लेफ्ट में खिसका है, लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, तो यहां पे भी आपकी कीमत P पर ही आनी है। कहने का मतलब लेफ्ट में खिसकते ही एक तरह से मांग पहले की बजाय कम हो गई है। मांग कम होने का मतलब अधिपूर्ति की स्थिति है, और अधिपूर्ति की स्थिति है तो यहाँ पे कीमत में कोई चेंज जो है वो नहीं आएगा। इसी कीमत पर फर्मों को पूर्ति करनी पड़ेगी, फर्मों को माल बेचना पड़ेगा अगर वहाँ पे निर्बाध प्रवेश है तो। क्योंकि फर्मों की संख्या स्थिर होती है तो यहाँ पे मामला दूसरा बनता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी फर्म नई आ सकती हैं, फर्म जो है बाहर जा सकती हैं। फर्मों को यूँ लगता है कि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है तो नई फर्में आएंगी, और फर्मों को यूँ लगता है कि मार्केट में घाटा हो रहा है तो क्विट कर जाएंगी, फर्में जो है बाहर चली जाएंगी। ये बात क्लियर है? इसी तरह की बात जो है वो ये इधर से इधर को शिफ्ट हुआ था, और अगर ये इधर से इधर को शिफ्ट होता है तो भी इसी तरह की बात होगी। यहाँ पे कीमत का निर्धारण जो है वो होगा बिल्कुल ऐसे ही जैसे, यानी कीमत में कोई चेंज नहीं हो। बाकी इसके जो अनुप्रयोग हैं वो हम जो है कल देखेंगे। तब तक के लिए बाय।